बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिंगल नेशनल करिकुलम। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सब बखैर आफ़ियत होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कल की वीडियो में हमने यूनिट 1 पेशेंस की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लर्निंग द साउंड्स वाला ए पार्ट किया था और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाला बी पार्ट किया था। आज हम देखते हैं, हमने अगले नेक्स्ट पार्ट करने हैं, यानी लैंग्वेज फोकस, ग्रामर एंड राइटिंग वाले। लैंग्वेज फोकस में अगर हम देखें तो हम क्या सीखेंगे? वर्ड मीनिंग्स, अल्फाज माने सीखेंगे, नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी नाउन नाम सीखेंगे, एक्शन यानी वर्ब काम सीखेंगे और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो जो उनको बता रहे हैं, जो नाउन के बारे में बता रहे हैं, वो हम सीखेंगे। ग्रामर की अगर हम बात करें तो हम कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स सीखेंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी जो नाउन गिने जा सकते हैं, जो नहीं गिने जा सकते वो सीखेंगे। कलेक्टिव नाउन सीखेंगे, यानी बहुत से नाउन्स अगर मिल जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स सीखेंगे, आर्टिकल्स भी सीखेंगे और एडजेक्टिव्स भी सीखेंगे। राइटिंग की अगर हम बात करें तो राइटिंग में हम मल्टी सिलेबल वर्ड्स सीखेंगे, यानी ऐसे अल्फाज सीखेंगे जिसके अंदर ज़्यादा सिलेबल आ रहे हों। टॉपिक सेंटेंस हमने सीखने हैं एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस हमने सीखने हैं। स्टूडेंट, यहाँ पिछली वीडियो में भी एक पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा था, उसमें से टॉपिक सेंटेंस उन्होंने हमें बताया हुआ था और साथ में सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी बताए हुए थे। ये हम काम पीछे भी कर चुके हैं। राइटिंग ए पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ लिखना भी सीखेंगे। यानी आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स है हमारे पास, इसको भी हम रीड कर लेते हैं कि ये क्या क्या है। क्लासीफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड यूज़ मोर नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम पिक्चर्स, साइन बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट्स, लेबल्स एट्सेट्रा इन देयर इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के नाम से सीखेंगे, एक्शन वर्ड सीखेंगे और डिस्क्राइबिंग वर्ड सीखेंगे, यानी कैसे कोई आपको पिक्चर दी गई है, कोई साइन बोर्ड है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, लेबल है, वगैरह वगैरह जो आपके माहौल में है वो आपको दिए जाएंगे और उनमें से आपने ढूंढने हैं। Recall and demonstrate the use of more common proper nouns, countable, uncountable nouns and collective nouns from the immediate and extended environment। यानी यहाँ पे आपने एक एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट के अंदर रिकॉल करना है और डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि इनको कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को और कलेक्टिव नाउन्स को। रिकॉल एंड अप्लाई द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ ए एंड एन, यानी आपने याद करना है, याद दहानी करनी है और आपने कानून लागू करना है किसका? ए और एन का, यानी एक आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है और एन आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है। क्लासीफाई एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर एंड ओरिजिन, यानी हमने यहाँ पे एडजेक्टिव्स जो है वो क्लासीफाई करने हैं, कौन कौन से? क्वांटिटी यानी तादाद के हिसाब से, क्वालिटी यानी उसकी जो खूबी है उसके लिहाज से, साइज़ यानी उसके हुजम के लिहाज से, शेप शक्ल के लिहाज से, कलर रंग के लिहाज से, एंड ओरिजिन यानी उसका इलाका क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। ये सारे एडजेक्टिव्स हमने पढ़ने हैं। राइट मल्टी सिलेबल वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स, यानी हमने ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं जिनके अंदर ज़्यादा सिलेबल आ रहे हों दुरुस्त स्पेलिंग के साथ। Analyze a simple paragraph to recognize that a paragraph comprises a group of sentences that develop a single main idea, and the main idea of a paragraph is given in the topic sentence, and other sentences in the paragraph support the topic sentence। यदि स्टूडेंट्स, ये भी कल वाले काम की तरह ही है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें सेंटेंसेस होंगे जिसमें एक मेन आइडिया अगर हम देखें तो एक टॉपिक सेंटेंस होगा और बाकी सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे। एनालाइज एंड यूज़ द अबव ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग टू राइट अ मीनिंगफुल एंड यूनिफाइड पैराग्राफ। उन्होंने कहा है कि तज्ज़िया करना है और जो प्रिंसिपल पैराग्राफ लिखने का बताया हुआ है, यानी कि
टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मीनिंगफुल और यूनिफाइड पैराग्राफ लिखना है। डी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सी लैंग्वेज फोकस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग में ये है कि हमारे पास अल्फाज जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, बहुत ज़्यादा अल्फाज हमें याद हों, तो ये याद करने की कोशिश है। इसका आगे फर्स्ट पार्ट है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, कि जो अल्फाज दिए हुए हैं उनको उनके मानी के साथ पढ़ें। इंस्पायरेशन। स्टूडेंट्स आपने यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो अल्फाज मानी है, वर्ड मीनिंग्स हैं, ये इंग्लिश टू इंग्लिश हैं। यहाँ पे उर्दू वाले अल्फाज मानी नहीं है, ना ही उर्दू में मानी दिए हुए हैं, लेकिन हम साथ साथ इनका उर्दू तर्जमा भी, इनके उर्दू मानी भी देखते जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इंस्पायरेशन ए पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, एक शख्स या वो चीज़ होती है जो मोटिवेट करती है, किसी की हौसला अफजाई करती है। यदि इंस्पायरेशन का मतलब है ए पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, एक शख्स या चीज़ जो हौसला अफजाई करती है। पर्सनैलिटी उर्दू मानी है शख्सियत। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस करैक्टर, कि किसी भी शख्स के किरदार के जो मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, यानी उसकी अच्छी बातें, उसका उठना बैठना, उसका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब क्या होते हैं, ये पर्सनैलिटी कहलाते हैं। ये सब जितने भी पहलू हैं, जितने भी करैक्टर्स हैं एक पर्सन के, ये सब पर्सनैलिटी यानी शख्सियत कहलाते हैं। ऑनेस्ट। स्टूडेंट्स हमने पीछे साइलेंट लेटर्स में भी ऑनेस्ट पढ़ा था, जिसमें एच जो था वो साइलेंट था, इसलिए ओ से आवाज़ इसकी स्टार्ट हो रही है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग फेयर, यानी हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना, साफ दिल रहना, फेयर रहना, किसी के साथ मुखलिस रहना। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। पेशेंस। पेशेंस हमारे यूनिट का नाम भी है, जिसका मतलब है सब्र, टॉलरेंस। बेटरमेंट बेहतरी, इंग्लिश मानी है इम्प्रूवमेंट। एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। इंस्पायरेशन शख्सियत, ए पर्सन आर थिंग दैट मोटिवेट्स, पर्सनल स्टूडेंट्स। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों को मुतासिर करती है। पर्सनैलिटी शख्सियत। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस करैक्टर। ऑनेस्ट ईमानदार। ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग फेयर। पेशेंस सब्र, टॉलरेंस। बेटरमेंट बेहतरी, इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखने हैं नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग ये नाउन्स, एक्शन वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी उनको जो बयान कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये कोई काम है या ये कोई नाम है, वो हमने बताने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए नंबर 2 पे हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये एक इश्तहार है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। फाइंड एंड राइट टू नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी आपने तलाश करना है और फिर लिखना है। क्या लिखना है? 2 नाम लिखने हैं, 2 काम लिखने हैं और 2 आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। यूज़ दैम इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और फिर हमने उन अल्फाज को सेंटेंसेस में चेंज करना है अपनी कापी के ऊपर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट देखें तो कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं, कुछ वेजिटेबल्स बनी हुई हैं, और हेडिंग में इसके क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स माल, यानी ये एक ऐसा माल है, ये एक बहुत बड़ी शॉप है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। ये साथ में अगर राइट साइड पे देखें तो 20% डिस्काउंट एट योर फर्स्ट परचेज़, यानी अगर आप पहली दफ़ा ख़रीदारी करते हैं तो 20% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। गेट फ्रेश हेल्दी
fruits and vegetables. Get fresh, healthy fruits and vegetables delivered on your doorstep at low rates with just one call. नीचे उन्होंने नंबर लिखा हुआ है। एडवर्टाइज में उन्होंने कहा है कि ताज़ा, सेहतमंद, हेल्दी फ्रूट्स और सब्जियां हासिल करें और ये आपके घर के दरवाजे तक डिलीवर की जाएंगी बहुत ही कम और मुनासिब रेट पर, सिर्फ एक कॉल पर। नीचे नंबर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। अब हमारा काम ये है कि हमने यहाँ से 2 नाम ढूंढने हैं। बहुत ही आसान है। टॉपिक सेंटेंस में अगर हम देख लेते हैं, जो ऊपर टाइटल है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मॉल। तो फ्रूट्स भी एक नाम है, एक नाउन है, और वेजिटेबल्स भी नाउन है, इसलिए हम पहले ब्लॉक में लिख देंगे फ्रूट्स और दूसरे में लिख देंगे वेजिटेबल्स। ये स्टूडेंट्स आपने अपने बुक पे लिख लेने हैं, ये मैं पढ़ रही हूँ, आपने साथ साथ लिख लेने हैं। नेमिंग वर्ड्स के पहले ब्लॉक में आ जाएगा फ्रूट्स और दूसरे ब्लॉक में आ जाएगा वेजिटेबल्स। अब एक्शन वर्ड्स हमने ढूंढने हैं, यानी हमने काम ढूंढने हैं। अब काम यहाँ पे क्या है, काम हम ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब होता है कि किसी को कोई चीज़ पहुँचाना। डिलीवर्ड पहला एक्शन वर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिलीवर्ड आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, यानी कॉल करना भी एक काम होता है। एक्शन वर्ड्स में पहला आएगा डिलीवर्ड और दूसरे में आ जाएगा कॉल। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे जो क्लास तीसरा खाना खाली बचा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं ये सारे हम कहाँ पे लिखेंगे, इस वाले खाने में, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है यानी जो किसी नाउन या किसी वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गेट फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स। अब फ्रेश और हेल्दी जो है ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो लो रेट्स भी यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। लो रेट्स जो हैं ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनके आपने सेंटेंसेस भी अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। अगर हम पहले वर्ड फ्रूट की बात करते हैं, जो नेमिंग वर्ड है, तो फ्रूट में आप लिख सकते हो आई लाइक एवरी फ्रूट, मैं हर फल पसंद करता हूँ। वेजिटेबल्स का आप लिख सकते हैं आई हैव मैनी वेजिटेबल्स, या आई लाइक वेजिटेबल सूप, ये भी लिख सकते हैं। एक्शन वर्ड में अगर हमने डिलीवर्ड का लिखना है तो ये लिख सकते हैं आई डिलीवर्ड ए पार्सल। बस इतना ही, सिंपल सेंटेंस, आई डिलीवर्ड ए पार्सल। आगे हमने बात की थी कॉल की। मेक अ कॉल, कॉल करें, जस्ट सिंपल, इतना भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं शी इज़ कॉलिंग यू, शी इज़ कॉलिंग मी, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, जो हमने गेट फ्रेश और हेल्दी कहा था, फ्रेश का आप लिख सकते हैं आई लाइक अ फ्रेश जूस, आई लाइक अ फ्रेश फ्रूट्स। उसके अलावा यहाँ पे हमने कहा था लो रेट्स, इसका आप लिख सकते हैं रेट्स आर वेरी लो ऑफ वेजिटेबल्स, या फिर वेजिटेबल रेट्स आर वेरी लो, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे है लर्निंग टू स्पेल, यानी स्पेलिंग हमने याद करने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें कुछ लेटर्स जो हैं वो मिसिंग है, वो हमने लिख कर वर्ड्स से कंप्लीट करने हैं, मुकम्मल करने हैं। पहला वर्ड है WORL, आगे कुछ नहीं दिया हुआ, एक लेटर की स्पेस दी हुई है, ब्लैंक दिया हुआ, उसमें हम लिखेंगे डी लिखेंगे और हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड यानी दुनिया। इसके नीचे अगर हम देखते हैं जो ग्रीन कलर के ब्लॉक में है, यह है ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, सच्चाई। आगे ये है, आगे ये देखिए क्लास, अगर आप ऊपर स्टेटमेंट देखें तो
उसके ऊपर भी जो कंप्लीट लिखा है उसके नीचे वाले ब्लॉक में भी वही वर्ड उन्होंने दिया है कंप्लीट, यानी पहली खाली जगह में पी आएगा और अगली में ई आएगा, कंप्लीट। इसके नीचे है फॉर गिव, यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पे ई आएगा, फॉर गिव माफ़ करना। यहाँ पे ऑनेस्ट HONEST ऑनेस्ट ईमानदार। यहाँ पे आ जाएगा डजन DOZEN डजन। वर्ल्ड, ट्रूथ, कंप्लीट, फॉरगिव, ऑनेस्ट एंड डजन। ये हमारे पास 6 वर्ड्स से जो इनकम्प्लीट थे, इनमें हमने मिसिंग लेटर लिखकर इनको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट 3 नंबर पे हमारे पास है ग्रामर, जिसमें हम कॉमन एंड प्रॉपर नाउन सीखेंगे। सबसे पहले रीड मी वाला ब्लॉक हम पढ़ते हैं, जो ब्लॉक खुद कह रहा है कि मुझे पढ़ो। ग्रीन कलर में कॉमन नाउन्स लिखे हैं। कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स आर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय, स्कूल, पेंसिल एट्सेट्रा। कॉमन नेम्स जो होते हैं ये आम नाम होते हैं जो सब के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जो सब जगहों के लिए, चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बॉय, लड़का। लड़के तो सारे लड़के होते हैं, तो ये जो लड़का वर्ड है ये कॉमन नाउन है, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन और स्कूल भी सब के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम कहेंगे कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो इससे पता नहीं चलता कि मैं कौन से स्कूल जाती हूँ, कोई सा भी स्कूल हो सकता है, इसलिए स्कूल जो है ये भी कॉमन नाउन है। पेंसिल, कौन सी पेंसिल है, किस कलर की पेंसिल है, नहीं हमें पता, तो पेंसिल वर्ड भी सब पेंसिलों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो किसी ख़ास शख्स, जगह, जानवर या चीज़ का नाम होता है। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से यानी बड़ी ABC से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अजलान, दी फैसल मस्जिद, दी होली कुरान एट्सेट्रा। यानी बॉय तो एक कॉमन नाउन था जो सब लड़कों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अगर हमने उसका नाम कोई रख दिया है अजलान फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अजलान क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा और इसको हम बड़े ए से लिखेंगे। जैसा कि डेफिनेशन से जाहिर है कि प्रॉपर नाउन सारे के सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फैसल मस्जिद, फैसल का F, मस्जिद का M, दी होली कुरान, होली का H और कुरान का Q, ये सब क्या है, कैपिटल हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर नाउन कहीं भी आ जाएं, सेंटेंस के शुरू में आ जाएं, दरमियान में आ जाएं या एंड पे आ जाएं, इनका शुरू वाला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। कॉमन नाउन के सारे जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स होंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के जो पहले पहले लेटर होंगे वो सब कैपिटल होंगे। नंबर 1, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। हमने क्या करना है, नीचे जो दिए हुए सेंटेंस हैं वो पढ़ने हैं, नोटिस करना है कि उसमें से कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है, बल्कि वो तो उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, कलर में लिखे हुए हैं, हमने बस नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ हुआ है। कॉमन नाउन से सबसे पहले माई ग्रैंड मदर लिव्स इन ए विलेज, मेरी दादी अम्मा या मेरी नानी अम्मा एक गांव में रहती हैं। अब ग्रैंड मदर कौन सी नानी, किसकी नानी, या कौन सी दादी, किसकी दादी विलेज में रहती है, ये भी नहीं पता कि विलेज कौन सा है, क्योंकि विलेज का नाम नहीं बताया गया। जो बताए, विलेज तो एक कॉमन नाउन है जो सब गाँव के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन है। आई मेड अ केक फॉर माई मदर, मैंने अपनी अम्मी के लिए एक केक बनाया। केक कौन सा, ये भी नहीं पता, चॉकलेट वाला था, पाइनएप्पल वाला था, कौन सा था या किस कंपनी का था, हमें नहीं पता। केक भी यहाँ पे कॉमन नाउन है, मदर भी यहाँ पे कॉमन नाउन है, क्योंकि मदर का वर्ड सब माँओं के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन है।
नेक्स्ट है देयर इज़ अ मस्जिद नियर माई हाउस। मेरे घर के करीब एक मस्जिद है। मस्जिद चूँकि एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेशल जगह होती है जहाँ मुसलमान इबादत के लिए जाते हैं, इसलिए इसका एम कैपिटल है और ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कॉमन नाउन। हाउस क्या है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, इसलिए हाउस का एच स्मॉल है। हाउस घर, यानी किसी का भी घर हो सकता है, कोई सा भी घर हो सकता है। शी लाइक्स टू प्ले विद ए डोल। वो एक गुड़िया के साथ खेलना पसंद करती है। डोल भी यहाँ पे कॉमन नाउन है। देयर आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन माई कंट्री। माउंटेन्स पहाड़, ये भी नहीं पता कौन से पहाड़ है, किस सिलसिले के पहाड़ हैं, इसलिए ये भी कॉमन नाउन है। कंट्री भी कॉमन नाउन है क्योंकि ये सब मुल्कों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम कहेंगे कि पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान प्रॉपर नाउन हो जाएगा और इसका पी बड़ा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे प्रॉपर नाउन्स हैं हमारे पास। अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अब देखिए, अल्लामा इकबाल एक फेमस पोइट हैं हमारे कंट्री के, बल्कि पूरी दुनिया के। अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा का ए बड़ा और इकबाल का आई बड़ा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद। पीछे क्लास हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था फैसल मस्जिद का नाम। इसमें एफ़ और एम दोनों कैपिटल हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। निदा रीड्स द होली कुरान इन द मॉर्निंग। निदा सुबह के वक्त कुरान शरीफ की तिलावत करती है, पढ़ती है। अब निदा भी एक नाम है। यहाँ पे गर्ल नहीं है क्योंकि गर्ल तो कॉमन नाउन था। निदा एक प्रॉपर नाउन हो गया। होली कुरान यानी कुरान मजीद, तो ये भी एक ही दुनिया में किताब है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है और इसका एच और क्यू कैपिटल हैं। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर। अब क्लास यहाँ पे देखिए, मारखोर का एम बड़ा आना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे छोटा लिखा गया है। और पाकिस्तान भी इस सेंटेंस में आ रहा है, पाकिस्तान का पी बड़ा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मोहम्मद अली जिन्नाह इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्नाह भी पूरी दुनिया में एक थे, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है और पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है। Number 2, underline the nouns in the given sentences and write whether they are common or proper nouns. वो कह रहे हैं कि जो nouns हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है और जो लाइंस दी गई हैं उन पे आपने लिखना है कि ये कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है। We will go to the रावल लेक नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते रावल झील पे जाएंगे। अब रावल लेक यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, रावल का आर बड़ा है, लेक का एल बड़ा है, इसलिए ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है माई फादर इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन। मेरे अब्बू एक मेहनती इंसान है। फादर यानी फादर का नेम नहीं है, फादर तो सब बाप के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे फादर क्या है, कॉमन नाउन है। फादर यहाँ पे कॉमन नाउन है। यहाँ पे रावल एक प्रॉपर नाउन था। इट इज़ ए ह्यूज बिल्डिंग। ये एक बड़ी इमारत है। बिल्डिंग भी हमारे पास कॉमन नाउन है क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सी बिल्डिंग है। इस्लामाबाद इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। अब यहाँ पे देखना है, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। इस्लामाबाद का आई बड़ा है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए सिटी, ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन नाउन है। सिटी यहाँ पे कॉमन नाउन आ रहा है। K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। अब K2 जो है पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है, बल्कि पहली बड़ी चोटी है, सॉरी, दुनिया की दूसरी बड़ी है लेकिन पाकिस्तान की ये पहली बड़ी चोटी है। K2 और पाकिस्तान जो है ये दोनों क्या हैं, ये यहाँ पे ही मैं पी लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले ये प्रॉपर नाउन है। और पीक यहाँ पे क्या है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है कॉमन नाउन। पीक यहाँ पे कॉमन नाउन है और पाकिस्तान और K2 दोनों प्रॉपर नाउन हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी और अगर नहीं आई तो आप वीडियो को यहाँ से
दूसरी दफ़ा चलाकर देख सकते हैं और अच्छी तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स। Read the given paragraph and notice the use of countable, uncountable and collective nouns। यानी हमने पैराग्राफ पढ़ना है और नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ काउंटेबल नाउन यूज़ हुए हैं, कहाँ अनकाउंटेबल और कहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी रीड मी वाला ब्लॉक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, दे हैव प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल यानी ये ऐसे नाम होते हैं, ये ऐसी चीज़ों के, इंसानों के, जानवरों के या जगहों को ऐसे नाम होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। विच कैन बी काउंटेड यानी जिनको गिना जा सकता है और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड यानी अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं हो सकते नाम, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल रेन, वेदर, पेन यानी बारिश, मौसम और दर्द। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स आर फॉर अ कलेक्शन। यानी कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी चीज़ें एक ही कलेक्शन और किसी कलेक्शन के लिए उनको इकट्ठा किया जाता है तो उनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे कलेक्ट का मतलब ही होता है जमा करना, इकट्ठा करना। अब हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं। हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हर मदर। हीरा अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग मॉल गई। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ पे बहुत सी दुकानें थी। अब देखिए क्लास, काउंटेबल नाउन्स जो लिखा था ब्लॉक में वो भी रेड कर। हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हर मदर। हीरा अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग मॉल गई। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ पे बहुत सी दुकानें थी। दे वेंट देयर टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो वहाँ फल और सब्जियाँ खरीदने गईं। हीराज मदर बाल्ड सम अनियंस, हीरा की अम्मी ने वहाँ से कुछ प्याज खरीदे। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छा। एंड अ डजन ऑफ बनानास, और केलों की एक दर्जन खरीदी। हीरा वेंट टू दी बुक स्टोर, हीरा बुक स्टोर पर गई। एंड बाट ए न्यू स्टोरी बुक फॉर हर फ्रेंड, और अपने दोस्त के लिए एक नई कहानियों की किताब खरीदी। शी आल्सो बाट अ बुके ऑफ फ्लावर्स, उसने एक फूलों का गुलदस्ता भी खरीदा। फॉर हर फादर, अपने अब्बू के लिए। दे आल्सो इंजॉयड टी विद चॉकलेट केक इन दी कैफ़े, उन्होंने एक कैफ़े के अंदर चॉकलेट केक के साथ चाय का लुत्फ़ उठाया। इट वॉज़ ए गुड एक्सपीरियंस, ये एक अच्छा तजर्बा था। अब स्टूडेंट्स इसमें जितने भी रेड कलर के नाम आ रहे हैं वो सब के सब काउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे शॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनियंस, डजन ऑफ बनानास, बुक स्टोर, स्टोरी बुक, चॉकलेट केक एंड कैफ़े। ये सब के सब ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है। अब आगे बात करते हैं जो ब्लू कलर में है, बंच ऑफ ग्रेप्स एंड बुके ऑफ फ्लावर्स, अंगूरों का गुच्छा और फूलों का गुलदस्ता, ये दोनों कलेक्टिव नाउन है। यहाँ यानी यहाँ पे फूलों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाया जाता है और अंगूर इकट्ठे होते हैं, ढेर सारे होते हैं तो उनका एक गुच्छा बनता है, इसलिए ये दोनों कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब टी और एक्सपीरियंस, टी को तो नहीं गिना जा सकता, यानी चाय नहीं गिन सकते, तजर्बा नहीं गिन सकते, इसलिए ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है राइट 3 काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में 3 काउंटेबल, 3 अनकाउंटेबल और 3 कलेक्टिव नाउन लिखें। देन यूज़ दीज नाउन्स इन योर सेंटेंसेस, फिर इन नाउन्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, यानी इनके जुमले बनाएं। आर्टिकल्स ए एंड एन, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। हमने पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से नोटिस करना है कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया है। उससे पहले हम रीड मी वाला ब्लॉक पढ़ते हैं क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं होता। ए इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट। ए किस नाम के साथ इस्तेमाल होता है, किससे पहले इस्तेमाल होता है? वो वाला नाउन जो किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड स्टार्टिंग विद अ वाउल। एक आर्टिकल जो एन है
वो उस नाउन से पहले स्टार्ट होता है, उस नाउन से पहले आता है जो वाउल से स्टार्ट होता है। यानी ऐसे अल्फाज जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे हैं उनसे पहले एन आएगा और बाकी सब जो कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं उनसे पहले ए लगा करेगा। पैराग्राफ है देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान के ऊपर काले बादल थे, गहरे बादल थे। आई टुक एन अम्ब्रेला एंड वॉकड टू द मार्केट। मैंने एक छतरी ली और मार्केट की तरफ सैर की, मार्केट की तरफ चला। आई बाट एन आइसक्रीम फ्राम द शॉप। मैंने दुकान से एक आइसक्रीम ख़रीदी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर में जो एन लिखा है अम्ब्रेला से पहले और आइसक्रीम से पहले, ये दोनों क्या है, एन आर्टिकल यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है और आइसक्रीम आई से स्टार्ट हो रही है और यू और आई दोनों ही वाउल हैं, इसलिए इनसे पहले एन का इस्तेमाल हुआ है। आई सा अ कैट नियर ए ट्री आउटसाइड दैट शॉप। शॉप के बाहर जो दरख्त था मैंने उसके पास एक बिल्ली देखी। अब कैट जो है वो सी से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए स्टूडेंट, कैट सी से स्टार्ट हो रही है और सी हमारे पास कॉन्सोनेंट है इसलिए इससे पहले ए आर्टिकल आया है। इसी तरह से ट्री जो है वो टी से स्टार्ट हो रहा है, टी हमारे पास कॉन्सोनेंट है इसलिए इससे पहले भी ए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। शी लुक्ड हंग्री, वो भूखी दिखाई देती थी। आई बॉट ए पैकेट ऑफ बिस्कुट्स एंड ब्रोक देम इनटू पीसेस। मैंने एक बिस्कुटों का पैकेट लिया और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो ए ब्लू कलर में अगेन आया है पैकेट से पहले पी भी कंसोनेंट था हमारे पास इसलिए इससे पहले ए आर्टिकल आया है। देन आई गेव दीज बिस्कुट्स टू हर, फिर मैंने ये सारे बिस्कुट उसको दे दिए यानी बिल्ली को दे दिए। शी एट दैम थैंकफुली, और उसने शुक्र करके वो खा लिए यानी मेरी शुक्रगुजार होकर उसने वो खा लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अम्ब्रेला से पहले एन आया है और आइसक्रीम से पहले एन आया है। क्यों? इसलिए कि अम्ब्रेला और आइसक्रीम दोनों ही वॉल से स्टार्ट हो रहे थे यानी इन दोनों से पहले यू एंड आई आ रहा था। इसी तरह से यहाँ पे 3 जगह ए का इस्तेमाल हुआ है, कैट से पहले, ट्री से पहले और पैकेट से पहले, क्योंकि कैट सी से, ट्री टी से और पैकेट पी से स्टार्ट हो रहा था और ये तीनों ही हमारे पास कॉन्सोनेंट है इसलिए इनसे पहले ए आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास खाली जगह आ गई है। टिक दी करेक्ट ऑप्शन, यानी दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए और एन के, हमने जो करेक्ट है जो सही है उस पर हमने टिक कर देना है। देयर इज़ डैश बुक ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने गौर कर लेना है कि बुक से पहले खाली जगह, इसका मतलब है बुक नाउन है और इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगना है। उसके लिए हम चेक करते हैं कि बी हमारे पास क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, बी कंसोनेंट है और कंसोनेंट से पहले हमने कहा था कि ए लगता है। यहाँ पे भी ए लिख दिया और इधर से भी ए पे टिक कर दिया। नेक्स्ट, सारा हैड डैश एग आर ब्रेकफास्ट। सारा के पास नाश्ते में अंडा था। तो एग चूँकि एक वाउल है इसलिए इससे पहले एन आर्टिकल आएगा, इससे पहले एन आर्टिकल इस्तेमाल होगा। प्लीज़ गिव मी डैश एप्पल। प्लीज़ मुझे एक सेब दे दें। एप्पल भी ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि वाउल है इसलिए इससे पहले भी ए आएगा। हमने टिक भी कर दिया और लिख भी दिया, सॉरी एन आएगा। आई सा डैश स्मॉल कैट इन द पार्क। मैंने पार्क में एक छोटी बिल्ली देखी। तो स्मॉल जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है और ये एक कंसोनेंट है इसलिए इससे पहले ए आएगा, ए स्मॉल कैट। मारिया बाट डैश अम्ब्रेला। अब जैसे स्टूडेंट हमने पीछे पैराग्राफ में देखा कि अम्ब्रेला से पहले एन आर्टिकल यूज़ हुआ है क्योंकि अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है और यू हमारे पास एक वाउल है इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हमने दिए हुए जुमलों को पढ़ना है और नोटिस करना है कि एडजेक्टिव की कौन कौन सी टाइप है। स्टूडेंट्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नंबर 1, कलर, साइज, शेप, क्वालिटी, ओरिजिन एंड क्वांटिटी आर नंबर। पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है कलर, दूसरे पे शेप, दूसरे पे साइज, तीसरे पे है शेप, चौथे पे क्वालिटी, ओरिजिन एंड क्वांटिटी। ये सारी हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स हैं। कलर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब्स द कलर्स ऑफ ए नाउन। ये किसी भी नाम के रंग के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ रेड ड्रेस। उसने एक सुर्ख लिबास ख़रीदा। तो रेड यहाँ पे क्या है, ये एक एडजेक्टिव ऑफ कलर है। स्टूडेंट, सिंपल आपने याद रखना है कि वो अल्फाज जो किसी भी नाउन के बारे में बताते हैं उसको, उन अल्फाज को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। यानी तो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताना, जैसे अच्छा है, वो चीज़ अच्छी है, वो बुरी है, वो काली है, सफ़ेद है, लाल है, सब्ज़ है, या वो छोटी है, मोटी है। इसी तरह से किसी भी नाउन के बारे में जो भी बताया जाए उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। नंबर 2 पे है साइज़। इट डिस्क्राइब्स द साइज़ ऑफ अ नाउन। ये किसी भी नाउन के साइज़ के, उसके हुजम के बारे में बताता है। दे लिव इन अ बिग हाउस। वो एक बड़े घर में रहते हैं। तो यहाँ पे बिग क्या है, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। बिग यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है, बिग। और पहले में हमारे पास रेड एडजेक्टिव था। शेप में है, इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ नाउन। ये किसी भी नाउन की शक्ल के बारे में बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल। हमारे पास एक गोल खाने की मेज़ है। राउंड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ शेप है, यानी ये शक्ल के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी यानी खूबी या खामी, यहाँ पे या खामी भी आएगा। इट डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नाउन। ये किसी भी नाउन की करेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी खसूसियात के बारे में बताता है। अज़लान इज़ एन ऑनेस्ट चाइल्ड। अज़लान एक ईमानदार बच्चा है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या होगा, हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नंबर 5 पे है ओरिजिन। इट डिस्क्राइब्स वेयर समवन और समथिंग कम्स फ्राम। यानी एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन ये बताता है कि कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ कहाँ से आई है, या किसी शख्स का या किसी चीज़ का किस जगह से ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माहा इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल। माहा एक पाकिस्तानी लड़की है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, यानी माहा का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। नंबर 6 पे है क्वांटिटी और नंबर। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी। क्वांटिटी वाला जो एडजेक्टिव है ये किसी भी नाउन के नंबर के बारे में बताता है। यानी कैसे, ये इस सवालों के जवाब होते हैं। हाउ मच यानी कितना, और हाउ मैनी या फिर कितने। देयर वर मैनी ट्रीज इन द पार्क। पार्क में बहुत से दरख्त थे। तो यहाँ पे जो मैनी इस्तेमाल हो रहा है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। कुछ एडजेक्टिव स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। यानी 6 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, वो 6 की 6 यहाँ पे दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड हमने वर्ड एडजेक्टिव्स उठाकर उनके ब्लॉक में लिख देने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 एडजेक्टिव्स के मैं लिखूँगी और 3 एडजेक्टिव्स के आप लोग खुद ढूंढ कर लिखेंगे, खुद ट्राई करेंगे। और अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 1 पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम देखते हैं कि नंबर 1 पे ही हमारे पास आ रहा है इंटेलिजेंट। क्या है, इंटेलिजेंट यानी वो ज़हीन है। तो इंटेलिजेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कलर हम अगर चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे आएगा।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके अलावा और देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि हर एक एडजेक्टिव की दो दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। आगे नेक्स्ट देखते हैं तो ट्रूथफुल। ट्रूथफुल भी हमारे पास एक क्वालिटी है, इसलिए ये भी यहाँ पे आएगा। यानी रेड कलर में जो मैंने अंडरलाइन किए हैं दोनों वर्ड, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। शेप में हमारे पास आ जाएगा राउंड, यानी राउंड भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी मैं ये ब्लू बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो ब्लू अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। राउंड भी यहाँ पे आ जाएगा और ओवल भी यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों इस वाले ब्लॉक में आएंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ कलर। ये तो बहुत आसान है, ये आप खुद कर लें ताकि जो मुश्किल है वो मैं आपको करा दूँ। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन में करा देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि 3 मैं कराऊंगी और 3 आप लोग खुद करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन यानी इलाके के, कंट्री के हिसाब से हमने देखना है। यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है अमेरिकन। तो अमेरिकन ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अमेरिकन वाला हमारे पास है, यहाँ पे आएगा इधर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, वो है चाइनीज़, और चाइनीज़ भी यहाँ पे आ जाएगा। यानी एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन में अमेरिकन और चाइनीज़ दोनों आ जाएंगे। ये कलर्स क्लास मैंने इसलिए किए हैं ताकि यहाँ पे आपको समझ आ जाए कि अमेरिकन और चाइनीज़ जो दोनों पिंक कलर के हैं, उनके एरो मैंने एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन में पिंक कलर के लगाए हैं, और राउंड और ओवल के ब्लू कलर में मैंने एडजेक्टिव ऑफ शेप के अंदर 2 एरो लगाए हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड, ये दोनों एडजेक्टिव यहाँ आएंगे। इसके अलावा रेड कलर में इंटेलिजेंट और ट्रूथफुल, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, और ये दोनों पहले ब्लॉक में आएंगे। इसी तरह से बाकी आपने देख लेने हैं कि कौन सा एडजेक्टिव किस ब्लॉक में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डी पार्ट है राइटिंग का। इसमें भी पहले रीड मी वाला ब्लॉक पढ़ना है। मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैव मोर देन वन सिलेबल, यानी मल्टी सिलेबल वर्ड्स वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स, हम पहले देखते हैं कि सिलेबल होता क्या है। सिलेबल बेसिकली एक पार्ट होता है वर्ड का जिसमें कम से कम एक वाउल लाजमी आता है। यानी इससे भी ज़्यादा आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो अब समझें कि ये तोड़ होते हैं। जैसे उर्दू में हम जोड़ के तोड़ करते हैं ना, तो ये भी इंग्लिश में एक हिसाब से तोड़ होते हैं, और हर तोड़ के अंदर कम से कम एक वाउल लाजमी आता है, कम से कम एक वाउल लाजमी आता है। और ये जो साउंड होती है हर सिलेबल की, वो अनब्रोकन होती है, यानी उसको मज़ीद आप उसके तोड़ नहीं बना सकते। जितने तोड़ बन गए हैं वाउल के हिसाब से उतने बनेंगे, और मज़ीद उनको ब्रोक नहीं किया जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे वर्ड जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल हों वो मल्टी सिलेबल होते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबल डिवीजन, यानी हमने जो लफ्ज़ दिए हुए हैं उनको उनकी सिलेबल डिवीजन के साथ पढ़ना है। यानी जितने भी सिलेबल बन रहे हैं वो उतने हमने आगे नंबर्स में लिख देने हैं। वर्ड मॉडल, मॉडल। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 वाउल यूज़ हुए हैं, एक ओ का और एक ई का। तो पहला जो सिलेबल बनेगा वो होगा MOD का, MOD यानी मॉड, मोड। और अगला जो बनेगा वो ई और एल का बनेगा, ई और एल का बनेगा, क्योंकि हमने कहा कि हर सिलेबल के अंदर कम से कम एक वाउल लाजमी आए। तो एक वाउल हमने मोड के अंदर रखा और एक हमने एल के अंदर रख दिया, तो क्या बना, मॉडल। इसमें कितने सिलेबल्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। नेक्स्ट है टॉलरेंस।
टॉलरेंस, टॉल TOL, इसमें भी एक वाउल आ गया, E और R, और एंस में भी A और एंड पे E आ गए। टॉलरेंस, इसमें कितने सिलेबल्स बने हैं, कितने तोड़ बने हैं, 3 बने हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, पर में PER, पर एक वाउल आ गया, SON सन में एक आ गया, अल में A आ गया, और फिर आगे I बचा, और फिर आगे TY आ गया। इसमें हम देख लेते हैं कि कितने इसके सिलेबल्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 सिलेबल्स बन रहे हैं, और हर सिलेबल के अंदर कम से कम एक वाउल लाजमी आ रहा है। फॉरगिवनेस, ये तो बहुत ही आसान है। फॉरगिवनेस, इस फॉर में ओ आ रहा है, गिव में आई और ई आ रहा है, और नेस में ई आ रहा है, तो 3 इसके सिलेबल्स बन रहे हैं। ब्यूटीफुल, व्यू में अब ये देखें ई और ए, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2 वॉल्स इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर हम उनको डाइफथोंग बोलते हैं, और ये एक लॉन्ग साउंड बन जाती है, ब्यूटीफुल। तो ये ई और ए जो हैं, ई ए और यू, ये तीनों जो हैं ये वॉल हैं, और ये तीनों मिलकर एक लॉन्ग साउंड बना रहे हैं। आगे टी में टी के साथ आई आ गया, और फुल में यू आ गया, तो हर एक सिलेबल में एक कम से कम एक वाउल लाजमी है, और इसके टोटल 3 सिलेबल बने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, divide the given words into their syllables and also write the number of syllables in your notebook। यानी जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमने सिलेबल्स में डिवाइड करना है, और इनके जो सिलेबल नंबर हैं वो अपनी नोटबुक में आपने लिखने हैं। वेजिटेबल, प्रोजेक्ट, कंप्लीट, कंप्यूटर, माउंटेन। वेजिटेबल, प्रोजेक्ट, कंप्लीट, कंप्यूटर, माउंटेन। क्लास इनके सिलेबल बनाते हुए आपने वॉल्स को तो ध्यान में ही रखना है कि कम से कम एक वॉल लाजमी आए हर सिलेबल में। दूसरी बात ये है कि आपने अपनी ज़ुबान की हरकत पे भी गौर करना है कि हमारी जो ज़ुबान है वो कितनी दफ़ा हरकत कर रही है एक वर्ड पढ़ते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पढ़ती हूँ माउंटेन, माउंटेन, तो मेरी ज़ुबान जो है उसने 2 दफ़ा हरकत किया है, 2 दफ़ा हरकत की है, इसलिए इसके 2 सिलेबल बनेंगे। यानी ये भी सिलेबल चेक करने का तरीका है कि कितने सिलेबल बनेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहे हो, उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो, ना कि आप गलत प्रोनाउंस कर लें और फिर कहें कि नहीं इसके तो इतने ही सिलेबल बनते हैं। इसलिए ज़ुबान की हरकत पे गौर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस लफ्ज़ को भी ठीक तरह पढ़ रहे हों। इनके भी, ये भी आपका होमवर्क है। ये 5 आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपने सिलेबल बनाने हैं अपनी कॉपी के अंदर। Read the first paragraph of the lesson carefully. Write its topic, sentence, and supporting details in your notebook. Also, write its main idea in your own words using correct capitalization. अब क्लास यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके लेसन का जो पहला पैराग्राफ है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका टॉपिक सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखना है, और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स आपने अपनी कॉपी में लिखनी है, और उसके अलावा उसका मेन आइडिया यानी मरकज़ी ख्याल भी आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कैपिटलाइजेशन का भी ख्याल रखा जाए, यानी कहाँ पे कैपिटल लेटर आना है, कहाँ पे स्मॉल आना है, कहाँ पे बाकी फुल स्टॉप वगैरह आना है, उसका भी आपने अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लेना है मेन आइडिया लिखते हुए। तो क्लास आपका जो पहला पैराग्राफ है लेसन का वो आपके रोल मॉडल के मुतालिक है, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। उनको अल सादिक और अल अमीन कहा गया था। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये सारा कुछ लिखना है अपनी कॉपी में। सबसे एंड पे आ रही है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, यानी हमने यहाँ पे लिखना सीखना है कि कैसे हम लिखेंगे।
स्पोर्टिंग सेंटेंस का भी आपको पहले बताया जा चुका है और टॉपिक सेंटेंस का भी बताया जा चुका है। तो आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या लिखना है, राइट इन योर नोटबुक सम गुड क्वालिटीज़ विच यू कैन शो इन स्कूल क्लासरूम। आपने अपनी कॉपी में अपनी अच्छी क्वालिटीज़ लिखनी है, अपनी अच्छी आदत लिखनी है जो आप अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हैं या अपनी क्लास में दिखाते हैं। ऑल्सो राइट हाउ दे वुड हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन। और ये भी लिखना है कि वो जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो आपको एक अच्छा इंसान बनने में कैसे मदद देती हैं, क्या मदद करती हैं। यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। और इसमें भी पैराग्राफ राइटिंग करते हुए आपने पंक्चुएशन और स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कहाँ पे कोमा, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आना है। और स्पेलिंग का भी आपने सेम इसी तरह ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है क्लास हमारी कुछ गुड क्वालिटीज़ जो आपने लिखनी है स्पोर्टिंग सेंटेंसेस के साथ और अपने टॉपिक सेंटेंस के साथ। तो टॉपिक तो बेसिकली आपको दे दिया गया है गुड क्वालिटीज़ का, तो आपने यहाँ पे स्पोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं। वो तकरीबन आप 8 से 10 लिख सकते हैं ताकि आप पैराग्राफ मुकम्मल कर लें। अब गुड क्वालिटीज़ में जैसे कि हमने देखा कि अपने यूनिट में अगर हम देखें तो सच्चाई की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है, सब्र की बात हो रही है और दुआ करने की बात हो रही है। तो किसी भी अच्छे इंसान में ये खूबियाँ होती हैं, गुड क्वालिटीज़ होती हैं। तो आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे राइट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चंद एक आपको लिख के बताऊँ ताकि आपको पैराग्राफ लिखने में आसानी हो जाए। नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं। क्या है? ऑनेस्ट, यानी आप ईमानदार हैं। और दूसरी बात ये है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो उस्ताद हों, चाहे वो वालिदैन हों, या चाहे कोई भी हो। ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और हेल्प करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या गुड क्वालिटी हो सकती है? ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट, हेल्प, ट्रूथफुलनेस भी हो सकता है, यानी ट्रूथफुलनेस सच्चाई हो सकती है, ये भी गुड क्वालिटी है। ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने 4-5 और खूबियाँ लिख लेनी है और स्पोर्टिंग सेंटेंसेस की मदद से आपने पूरा पैराग्राफ मुकम्मल कर लेना है। 4 खूबियाँ मैंने आपको लिख दी हैं गुड क्वालिटीज़, 6 आपने ख़ुद लिख लेनी है, 6 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 आप लिख कर तो उनके सेंटेंस बना सकते हैं, स्पोर्टिंग सेंटेंस बना के आपने अपना पैराग्राफ मुकम्मल कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही हमारा सबक था सारा। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। और अगर कहीं पे मैंने मिस्टेक की हो, कोई गलती कर दी हो बताने में, तो स्टूडेंट्स या टीचर्स जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो मुझे कमेंट में लाजमी बताए, वो मेरी करेक्शन कर दे। थैंक्स फॉर विजिटिंग सिंगल नेशनल करिकुलम। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।